स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके समक्ष केमिस्ट्री का एक बेसिक क्लास लेकर उपस्थित हैं। और आज के क्लास में हम केमिस्ट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हमारे कक्षा 9th के स्टूडेंट हैं, कक्षा 8th के स्टूडेंट हैं, कक्षा 10th के स्टूडेंट हैं, कक्षा 11th के स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं जो किन्हीं कारणवश केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं रख पाए हैं, अभी तक केमिस्ट्री की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये क्लास बेहद यूजफुल रहने वाला है। क्योंकि इस क्लास में हम केमिस्ट्री बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए देर न करते हुए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं केमिस्ट्री होता क्या है, वहां से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं बेटा। केमिस्ट्री क्या है वहां से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, इसलिए प्लीज पूरे मनोयोग से हमारे साथ जुड़े रहिए। और जितने भी क्लास इसके बाद आ रहे हैं ये बेसिक क्लास, वो सभी क्लास आप मिस मत करिएगा। आप देखिएगा आपकी केमिस्ट्री में अच्छी पकड़ हो जाएगी। तो चलिए समझते हैं बेटा केमिस्ट्री होता क्या है। यहाँ पे डिफिनेशन हमने लिखा हुआ है और ये डिफिनेशन बिल्कुल सुना सुनाया ही है, आप बहुतों बार सुन चुके हो। डिफिनेशन क्या है? रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थों के संगठन, गुणों तथा परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। तीन बातों पर फोकस किया गया है बेटा। पदार्थों का संगठन, देखिए पदार्थों का संगठन नंबर 1 पॉइंट है। नंबर 2 पॉइंट है गुण। देखिए बेटा ये हमारा नंबर 2 पॉइंट है गुण। और नंबर 3 है बेटा परिवर्तन, यानी किसी भी पदार्थ के संगठन का अध्ययन करना, गुणों का अध्ययन करना और परिवर्तन का अध्ययन करना ही रसायन विज्ञान कहलाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा H2O है, ये एक पदार्थ है, ठीक है। अब इसमें इसके संगठन का हम अध्ययन केमिस्ट्री में कर सकते हैं। केमिस्ट्री की सहायता से इसके संगठन का अध्ययन कर सकते हैं। संगठन मतलब ये किन किन तत्वों से संगठित होकर बना है, ठीक है बेटा। इसमें किन किन तत्वों का संगठन है और किस अनुपात में है, किस रेशियो में है। जैसे आप भी जानते हैं यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O कैसे बना है? हाइड्रोजन से बना है, ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। इन दोनों तत्वों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से H2O यानी कि जल बना हुआ है। तो संगठन का मतलब किन किन अवयवों से मिलकर बना होता है। अब प्रश्न एक आपके दिमाग में गूंज सकता है कि अवयव क्या होता है? घटक, अवयव जो भी बोलिए। तो जिन जिन तत्वों से मिलकर कोई पदार्थ बना होता है वे तत्व उस पदार्थ के अवयव होते हैं, या घटक कह सकते हैं, या एलिमेंट भी कह सकते हो। तो अवयव, घटक या एलिमेंट तीनों एक ही नाम है, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप क्या देख रहे हो बेटा, केमिस्ट्री की सहायता से हम पदार्थ के संगठन का अध्ययन कर पा रहे हैं। यानी वो पदार्थ कैसे बना है, किन किन तत्वों से बना है, किस किस अनुपात में मिलाने से बना है, इसका अध्ययन कर सकते हैं। H2O का गुण क्या है? H2O इससे रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? H2O फला से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है? H2O ढेका से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है? तो इसका हम अध्ययन कर सकते हैं किसकी सहायता से? केमिस्ट्री की सहायता से, यानी गुण का अध्ययन कर सकते हैं। रासायनिक गुण का भी अध्ययन कर सकते हैं और भौतिक गुण का भी अध्ययन कर सकते हैं। जैसा कि आप आने वाले चैप्टर में, मोस्टली चैप्टर में आप किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों का भी अध्ययन करेंगे और रासायनिक गुणों का भी अध्ययन करेंगे। और तीसरा है बेटा परिवर्तन का अध्ययन इसमें होता है। जैसे H2O में क्या मिलाने पे ये परिवर्तित हो सकता है, किस किस में कन्वर्ट किया सकता है H2O को। तो कुल मिला जुला के हम यूं कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिससे हम पदार्थों के संगठन, पदार्थों के गुणों, पदार्थों के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। देखिए बेटा बहुत ही रिक्वेस्टली मैं कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन लर्न करना है ना, उसके जो भी पॉइंट है उसको आप कैच कर लीजिए। जैसे इस क्वेश्चन में 3 पॉइंट थे, संगठन, गुण और परिवर्तन। आप इनको नहीं भूलोगे ना तो कभी भी रसायन विज्ञान की डेफिनेशन आपको नहीं भूलेगी। और डेफिनेशन को तो समझना है, याद तो करना ही नहीं है। तो रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थों के संगठन, पदार्थों के गुणों और पदार्थों के परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। देखिए बेटा तो अगला हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान की का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री।
क्या महत्व है रसायन विज्ञान का। तो आपको ये बताना नहीं है कि रसायन विज्ञान का क्या महत्व, आप जान सकते हैं कि रसायन विज्ञान का बहुत 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 महत्व है। जैसे मैं एक एक क्षेत्र लिखता हूं, पहला हम ले लेते हैं बेटा खाद्य पदार्थों के संरक्षण के क्षेत्र में। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में मतलब क्या है बेटा, खाद्य पदार्थ का प्रिजर्वेशन। खाद्य पदार्थ का प्रिजर्वेशन का मतलब आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो यूं कहें कि अगर हम थोड़े दिन के लिए थोड़े समय के लिए बाहर रख दें तो खराब हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जिनको उनके साथ मिलाने पे वो खाद्य पदार्थ का संरक्षण बना रहता है। इसके साथ ही आप कोल्ड स्टोरेज का नाम सुने होंगे। जैसे हमारे जो आलू होते हैं, सब्जियां होती हैं, उनको हम बहुत दिनों तक बाहर सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, उनको हम कोल्ड में स्टोर करते हैं। ठीक है बेटा, कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं। वहां पे उसको कोल्ड कैसे रखा जाता है, वहां भी केमिस्ट्री की ही मदद ली जाती है। बात समझ में, ऐसे ही नहीं वो कोल्ड होता है, वहां भी जो कोल्ड किया जाता है वो केमिस्ट्री की मदद से ही उनको ठंडा करने का कार्य किया जाता है। तो ये तो हमारा हो गया। मैं बहुत ब्रीफ में नहीं जाऊंगा, मैं बहुत विस्तृत नहीं जाऊंगा, मैं बस शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं। दूसरा हम क्षेत्र ले लेते हैं कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र में, अब कृषि क्षेत्र में क्या मतलब है आप समझ सकते हो। खेती बाड़ी के क्षेत्र में आजकल केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंस ही है। जैसे जितने भी खाद बनते हैं आजकल जानते हैं कि बिना खाद के खेती संभव ही नहीं है, बिना दवाओं के, बिना कह सकते हैं कीटनाशक के। ठीक है, उस बिना खाद के, बिना कीटनाशक के, बिना दवाओं के खेती आजकल की संभव नहीं है। जितनी सब्जियां आप खाते हो सब अगर दवा ना पड़े तो वो कोई भी सब्जी उत्पादक सब्जी नहीं उत्पाद कर सकता है, या कोई भी किसान फसल नहीं उपजा सकता है अगर वो खाद की सहायता ना ले, अगर वो केमिकल का छिड़काव ना करे, दवाओं का छिड़काव ना करे, कीटनाशक का छिड़काव ना करे। तो खाद जो हमारा कृषि क्षेत्र है आजकल यूं कहें कि पूरा का पूरा कृषि तंत्र जो है बेटा वो केमिस्ट्री पर ही निर्भर है। ठीक है, तो ये गलत नहीं होगा। तीसरा हम क्षेत्र लेते हैं औषधि के क्षेत्र में। ठीक है बेटा, औषधि के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में मतलब जो हमारी दवा बनाई जाती है बेटा सारे में केमिकल से ही बनती है। जितने भी दवाएं हैं सब साल्ट से बनते हैं। आप कोई भी दवा का पैकेट उठाएंगे उस पे उसका साल्ट का नाम जरूर लिखा रहेगा। आप देखिएगा कंपनी का नाम अलग से लिखा रहता है, साल्ट का नाम अलग से लिखा रहता है। तो हम यूं कहें कि औषधि के क्षेत्र में केमिस्ट्री पूरी तरीके से एक वरदान है। अब पूरा औषधि का क्षेत्र केमिस्ट्री पर ही डिपेंड है, तो ये गलत नहीं है। तो औषधि के क्षेत्र में आप समझ लिए। अगला हमारा क्षेत्र आता है बेटा चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में आजकल जितने भी हॉस्पिटल हैं आप देखेंगे वहां पे आप अगर दिमाग दौड़ा के देखिए तो केमिस्ट्री का वहां भी बहुत बम्पर योगदान है। जितने भी वायरस हैं, जितने भी कीटाणु विषाणु आजकल उत्पन्न हो रहे हैं, उन सबका सफाया केवल हम केमिकल से कर सकते हैं। चाहे वो वैक्सीन के रूप में लिया जाए या दवाओं के रूप में लिया जाए या किसी रूप में लिया जाए, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी केमिस्ट्री का बहुत बम्पर योगदान है। तो ये हमने दो चार क्षेत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऐसा नहीं कि बस इसी क्षेत्र में केमिस्ट्री का योगदान है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ केमिस्ट्री का योगदान ना हो, लेकिन ये इन क्षेत्रों में केमिस्ट्री का बहुत बम्पर योगदान है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अब आइए इसका विस्तृत अध्ययन स्टार्ट करते हैं। ये तो था केवल केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। ठीक है, रसायन विज्ञान क्या है और केमिस्ट्री क्यों महत्वपूर्ण है। अब आगे हम पढ़ते हैं। देखिए बेटा, ये हमारा जो ब्रह्मांड है ना, पूरी ब्रह्मांड की मैं बात करता हूं, ये हमारा ब्रह्मांड ये केवल दो घटक से मिलकर बना है। एक हम कह सकते हैं ऊर्जा और दूसरा हम कह सकते हैं द्रव्य। यह पूरा जो ब्रह्मांड है इन्हीं दो घटक से मिलकर बना हुआ है, इन्हीं दो अवयवों से मिलकर बना हुआ है, और एक उसमें है ऊर्जा और एक है द्रव्य। और इस दुनिया में कुछ है ही नहीं, जहां देखिए केवल यही दो घटक हैं, एक द्रव्य और एक ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए इन्हीं से पूरा केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, इन्हीं से पूरा फिजिक्स भी स्टार्ट होगा।
हम पहले ये समझते हैं कि ऊर्जा क्या है, फिर हम ये पढ़ेंगे कि द्रव्य क्या है। तो अगर हमको कहा जाए कि ऊर्जा को सर परिभाषित कीजिए, तो मैं इतना इसका परिभाषा बताऊंगा कि किसी निकाय का वह कारक, ठीक है, किसी निकाय का वह कारक जो उसमें कार्य करने की शक्ति देता है, उसी को हम कहते हैं ऊर्जा। यानी सीधा से अगर निकाय उकाय हटा दीजिए, आपको समझ में क्लिष्ट लग रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो कार्य करने की शक्ति देने वाला ही ऊर्जा कहलाता है। इतना तो समझ सकते हो ना, कार्य करने की शक्ति देने वाला क्या कहलाता है बेटा? ऊर्जा। जैसे मैं एक मनुष्य हूं और मैं काम कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, लिखने का काम कर रहा हूं, बोलने का काम कर रहा हूं, देखने का काम कर रहा हूं, ये सब मैं किन कारणों से कर पा रहा हूं? तो उसका एक ही जवाब है कि मेरे शरीर में ऊर्जा है। जिस दिन मेरे शरीर में ऊर्जा कमजोर होने लगेगी, ऊर्जा घटने लगेगी, उस दिन मेरे कार्य करने की क्षमता कम हो जाएगी और धीरे धीरे हम कार्य करना बंद कर देंगे। और जिस दिन हमारे शरीर की सभी ऊर्जा निकल जाएगी, उस दिन हम मृत हो जाएंगे। ठीक है बेटा? यहां तक कि आत्मा के संबंध में भी वैज्ञानिकों का मत है कि वह एक ऊर्जा का स्रोत होता है और कुछ नहीं है, ऊर्जा का एक पुंज है। ठीक? बाकी भाई धार्मिक स्तर पे आप कुछ भी समझें, लेकिन हमारा विज्ञान ये मानता है कि जो आत्मा है, जो प्राण है, वो केवल ऊर्जा का एक पुंज है, जिससे बहुत सारी मात्रा में शरीर को ऊर्जा मिलती है। और जिस दिन वो ऊर्जा का पुंज खत्म हो जाता है, उस दिन आदमी मृत हो जाता है। तो ऊर्जा क्या है? किसी निकाय का वह कारक जो उसको कार्य करने की क्षमता देता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऊर्जा कहते हैं। ये तो समझ गए ना? अब इसको लिखाना पढ़ाने की बात नहीं, लिखना होगा तो आप लिख लीजिएगा कि किसी निकाय का वह कारक जो उसको कार्य करने की क्षमता देता है, उसी को ऊर्जा कहते हैं। यानी कार्य करने की क्षमता को देने वाला ही बेटा क्या कहलाता है? ऊर्जा कहलाता है। ऊर्जा का अध्ययन कर लिया, हमने बताया कि ऊर्जा वह कारक है जो किसी निकाय को कार्य करने की शक्ति देता है। ठीक? अब आते हैं द्रव्य क्या है। तो हम लिख सकते हैं कि वह सभी कुछ चाहे कुछ भी हो, वह सभी कुछ जो स्थान घेरते हैं, जो स्थान को घेरते हैं तथा जिसमें भार होता है, जिसमें भार होता है, वे द्रव्य कहलाते हैं। वे द्रव्य कहलाते हैं। एक लाइन का बिल्कुल सिंपल सा डेफिनेशन है। ठीक है बेटा? आप पूरे तन्मयता के साथ लगे रहिए। एक क्लास थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि थ्योरी बेस है, लेकिन आप इसकी इंपॉर्टेंसी कम नहीं है। आप केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंसी पढ़कर आए हैं, तो ये अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है केमिस्ट्री के लिए। कुछ दवाओं को बेटा आंख बंद करके घोंटना चाहिए। तो वैसे ही ये थ्योरी बेस्ड क्लास है, मैं मानता हूं, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। द्रव्य क्या है बेटा? वह सभी कुछ जो स्थान को घेरता है तथा जिसमें भार होता है, वे द्रव्य कहलाते हैं। वे सभी पदार्थ जो स्थान को घेरते हैं। अब जैसे हमारे सामने डस्टर है बेटा, ठीक है? ये डस्टर है, ये डस्टर क्या कर रहा है? अगर कहीं रखोगे तो यह स्थान को घेरेगा, और इसको उठाओगे तो एक भार का अनुभव करोगे ना? एक भार का अनुभव हो रहा है। कोई भी चीज हमारे सामने पास एक गिलास है, इसको अगर हम उठाएंगे तो भार का अनुभव हमको होगा, और ये भी स्थान घेरता है। तो कहने का तात्पर्य है बेटा, वह सभी कुछ जो स्थान को घेरते हैं तथा जिसमें भार होता है, वे द्रव्य कहलाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि द्रव्य क्या होता है। तो हम तो कहते हैं कि इस दुनिया में, इस धरती पर दो ही बातें अच्छी हैं, और वो क्या है? एक द्रव्य और एक ऊर्जा। यह दुनिया, यह धरती, यह ब्रह्मांड केवल दो चीजों से मिलकर बना है, द्रव्य और ऊर्जा। इमेजिन करिए, कल्पना करिए, आप अपने आसपास की वस्तुओं को देखिए। आपके आसपास क्या है? मैं अपने आसपास बताऊंगा, आप अपने आसपास मुझे बता नहीं सकते, बट देखिएगा। मेरे आसपास बेटा स्टूल है, एक बुक है, व्हाइट बोर्ड है, ये हमारे पास मार्कर की इंक है, और भी छोटे मोटे आर्टिकल हैं, जैसे कि एक कपड़ा रखा हुआ है हमने, और कुछ और बुक्स हैं,
पीछे अलमारी है, ये सारी चीजें हैं। ठीक बेटा, ये सभी वस्तुओं को जब मैं देखता हूं ना तो मुझे एक ही फीलिंग्स आती है कि ये सभी द्रव्य हैं। ये सभी क्या है? द्रव्य, क्योंकि इन सब में वजन है, सब में भार है और सभी स्थान को घेरे हुए हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सारी वस्तुएं क्या हैं? द्रव्य हैं। ठीक, तो दिमाग में लगाया एक दिन बैठे बैठे कि यार जब सब हमारे अगल बगल जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं वो सभी अगर द्रव्य ही हैं तो इसके अलावा भी दुनिया में कुछ है क्या? तो मैंने सोचा, मुझे तो कुछ नहीं मिला। मैंने कहा यार जिधर देखो उधर द्रव्य ही नजर आएगा, केवल आर्टिकल में समान वस्तुएं नजर आएंगी और वो सभी वस्तुएं द्रव्य होती हैं। तो इन द्रव्य के अंदर क्या होता है? इन द्रव्य के अंदर ही छिपा है बेटा ऊर्जा। ठीक है, इन द्रव्य के अंदर क्या छिपा हुआ है? ऊर्जा, और जो उसको काम करने की क्षमता देती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि पूरा ब्रह्मांड केवल दो चीजों से मिलकर बना, दो अवयवों से मिलकर बना हुआ है। अब जैसे ये डस्टर है, आप कहोगे सर जी इसमें भी ऊर्जा है? तो बिल्कुल है बेटा ऊर्जा। जो द्रव्य है उसमें ऊर्जा जरूर है। कैसे है? अगर मान लीजिए इस डस्टर को मैं जलाऊं ना तो मेरा पानी गर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर मैं इस डस्टर को जला दूं, मेरे पास लकड़ी नहीं है, मैं इसी डस्टर को ही जला दूं तो मेरा पानी गर्म हो सकता है ना? पानी गर्म होना क्या है? एक कार्य है। क्या है बेटा? कार्य है, और बिना ऊर्जा के कार्य संभव नहीं होता। इसका मतलब इसमें ऊर्जा है। ठीक है, तो हर, जैसे इस इंक में भी ऊर्जा है, सब में, इस ग्लास में भी ऊर्जा है। ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है बेटा जिसमें ऊर्जा नहीं है। आप जानते हो, आप फिजिक्स में पढ़ोगे ऊर्जा दो प्रकार की मुख्य रूप से होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो स्थिति के कारण भी ऊर्जा है, गति के कारण भी ऊर्जा है, इत्यादि इत्यादि। लंबा सा लॉजिक है फिजिक्स का, वो आप अपने फिजिक्स के टीचर से समझिएगा। फिलहाल मेरा जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, वो ये बताता है कि हर पदार्थ के अंदर ऊर्जा निहित है। तो समझ गए आप ना कि ब्रह्मांड किन से बनकर बना है? द्रव्य और ऊर्जा से। इस डिफिनेशन आप लिख लीजिए, हम बढ़ते हैं आगे। ऊर्जा और द्रव्य को पढ़ने के बाद नंबर आता है पदार्थ। अब आप थोड़े आश्चर्य में होंगे कि क्या सर जी पदार्थ और द्रव्य में डिफरेंस है? तो बिल्कुल अंतर है बेटा, और उसी को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखिए पदार्थ क्या होता है? पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य ही होता है। पदार्थ भी द्रव्य ही होता है, लेकिन सारे द्रव्य पदार्थ नहीं होते, याद रखिएगा। पदार्थ द्रव्य ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सभी द्रव्य पदार्थ होते हैं। सभी पदार्थ द्रव्य होते हैं, लेकिन सभी द्रव्य पदार्थ नहीं होते, ये याद रखिएगा। तो एक प्रकार का ऐसा द्रव्य जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है पदार्थ कहलाता है। एक प्रकार का ऐसा द्रव्य जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, जैसे हम फिर उदाहरण वही ले लें, नमक का ले लें। ये देखिए, ये हमारा नमक है ना, इसका एक निश्चित रासायनिक संगठन है। इसमें निश्चित है कि 1:1 के अनुपात में Na और Cl हैं। रासायनिक संगठन फिक्स है। H2O ले लो, ये एक पदार्थ है, इसमें फिक्स है 2:1 में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। रासायनिक संगठन निश्चित है। तो ऐसा प्रकार का द्रव्य जिसका रासायनिक संगठन फिक्स हो, निश्चित हो, वही कहलाता है बेटा पदार्थ। समझ में आ गया? ऐसा द्रव्य जिसका रासायनिक संगठन निश्चित हो, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। क्लियर है बेटा? अच्छा, पदार्थ देखिए, एक चीज और मैं पदार्थ के विषय में बताना चाहता हूं। कोई भी पदार्थ 100% प्योर नहीं हो सकता, याद रखिए। कोई भी ऐसा दुनिया में पदार्थ नहीं है जो 100% शुद्ध है। ये एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, हर पदार्थ में कुछ ना कुछ अशुद्धियां पाई जाती हैं। तो ये भी एक फैक्ट था जो मैंने आपको बताया। पदार्थ के दो गुण होते हैं, ये भी समझ लीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है। अब हमारा केमिस्ट्री सही हुआ है, अब आपको केमिस्ट्री रोचक लगेगी और इसे हम और आप मिलकर रोचक बनाएंगे। देखिए बेटा, पदार्थ के दो गुण होते हैं, एक कहा जाता है गहन गुण और एक कहा जाता है विस्तीर्ण गुण। गहन गुण का मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी। गहन गुण का मतलब क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। विस्तीर्ण गुण का मतलब होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, गहन गुण क्या है? तो आप इसका डेफिनेशन लिख दीजिएगा कि वह गुण जो निकाय के आकार पर निर्भर नहीं करता। फिर से, वह गुण
जो निकाय के आकार पर डिपेंड नहीं करता या द्रव्यमान पर निर्भर, यहां पे मैं लिख दूं ब्रैकेट में, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अब जैसे देखिए बेटा ताप, ठीक है, ताप चाहे आप 1 बाल्टी पानी लीजिए या आप 1 गिलास पानी लीजिए या 1 बाल्टी पानी ले लीजिए, उसका टेम्परेचर सेम ही होगा। नल से आप 1 बाल्टी पानी निकालिए या 1 गिलास पानी निकालिए, उसका तापमान बराबर ही होगा। ऐसा नहीं कि 1 गिलास पानी का तापमान अगर 2 डिग्री सेल्सियस है तो वैसे 2 गिलास अगर ले लेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। भाई दोगुना हमने द्रव्यमान ले लिया तो तापमान दोगुना होगा क्या? नहीं। तो यानी कि ये तापमान हुआ, विभव हुआ, अपवर्तनांक हुआ, ये कैसे गुण हैं? ये किसी पदार्थ के ऐसे गुण हैं जो उसके द्रव्यमान या आकार पर डिपेंड नहीं करता। जैसे इस डस्टर का जो भी टेम्परेचर हो, अगर टेम्परेचर इसका मापा जाए तो कुछ न कुछ आएगा, ठीक है बेटा। जैसे हमारा शरीर ही ले लीजिए, हमारा शरीर का कुछ भी टेम्परेचर हो, जो टेम्परेचर है वो है। अब हमारे शरीर का उंगलियों काट के नापोगे ना तो भी आपको टेम्परेचर उतना ही मिलेगा। हमारे कहने का तात्पर्य, हाँ अलग अलग जगह टेम्परेचर अलग अलग हो सकता है, लेकिन उससे द्रव्यमान से मतलब नहीं है या आकार से मतलब नहीं है। तो हम यूं कह सकते हैं कि ऐसे गुण, किसी पदार्थ के ऐसे गुण जो पदार्थ के आकार पर या पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करते, उनको कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी या गहन गुण। और ये कौन होते हैं बेटा? ताप, विभव, अपवर्तनांक इत्यादि। ये सभी आप समझ सकते हो कि ये पदार्थ के आकार पर डिपेंड नहीं करते। आगे है बेटा विस्तीर्ण गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? तो किसी निकाय के ऐसे गुण जो उसके आकार या द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, उसको कहते हैं विस्तीर्ण गुण। समझ में आया? जो किसी पदार्थ के आकार पर निर्भर करते हैं। जैसे हमने कहा द्रव्यमान। अब देखिए एक डस्टर है इतना बड़ा, अब आप इतना बड़ा डस्टर ले लीजिए, आकार इसका बढ़ाइए तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। 1 गिलास पानी लीजिए, अगर वो 100 ग्राम का है तो अगर दो गिलास पानी लेंगे तो 200 ग्राम का हो जाएगा। वह आकार पर डिपेंड कर रहा है। इतना बड़ा अगर आप लोहा ले रहे हो, वो 100 ग्राम का है तो उसका 4 गुना बड़ा लोहा लोगे तो उसका 4 गुना द्रव्यमान बढ़ जाएगा। किस पर डिपेंड कर रहा है? आकार पर डिपेंड कर रहा है। उसी तरीके से आयतन है बेटा। इस डस्टर का जो भी आयतन है, लंबाई, चौड़ाई, गुणे, ऊंचाई, आयतन बराबर तो पढ़े हो, तो इसका जो भी आयतन आएगा, अगर इतना बड़ा डस्टर लोगे तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। यानी किस पे डिपेंड कर रहा है? आकार पर। तो किसी निकाय का ऐसा गुण जो आकार पर निर्भर करता है, उसको कहते हैं बेटा विस्तीर्ण गुण या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और एक बड़े ही मजे की बात मैं बताने जा रहा हूं। कोई भी 2 विस्तीर्ण गुण का अनुपात, ठीक है, किसी भी 2 विस्तीर्ण गुण का अनुपात गहन गुण होता है। जैसे देखिए यहाँ पे द्रव्यमान और आयतन, ठीक है, 2 कौन से गुण हैं? विस्तीर्ण गुण है। और द्रव्यमान बटा आयतन बराबर घनत्व हो जाता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। तो अगर 2 विस्तीर्ण गुणों को बटे में लिख दोगे ना, द्रव्यमान बटा आयतन, तो इज इक्वल टू हो जाएगा घनत्व। और घनत्व क्या होता है? ये गहन गुण है, ये विस्तीर्ण गुण नहीं है। बातें समझ में आ रही है बेटा? तो 2 विस्तीर्ण गुणों का अनुपात हमेशा गहन गुण होता है। ये बड़ा मजेदार बात मैंने आपको बताया और आप इसको जरूर समझिएगा। इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक। तो अब हमने पदार्थ का अध्ययन कर लिया, हमने द्रव्य का अध्ययन कर लिया। तो पदार्थ में 2 प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। अगर पूछा जाए बेटा कि पदार्थ में कितने प्रकार का परिवर्तन हो सकता है, तो उसका जवाब है कि पदार्थ में 2 प्रकार का परिवर्तन हो सकता है। नंबर 1 है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज, और नंबर 2 है रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो भौतिक परिवर्तन को पढ़ने से पहले आप भौतिक अवस्था को पढ़ लीजिए। पहले ये समझिए बेटा कि भौतिक अवस्था क्या होती है। ठीक है, तो भौतिक अवस्था का मतलब बेटा जैसे रंग, जैसे आकार, ठीक है, तो रंग हो गया, आकार हो गया, आकृति हो गई, तो ये सब आपकी भौतिक अवस्थाएं हो गई।
रंग हो गया, आकार हो गया, आकृति, ये सब क्या है बेटा? भौतिक अवस्थाएं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन होता है, ठीक है, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी उसका रंग बदल जाए, उसका आकार बदल जाए, उसकी आकृति बदल जाए, लेकिन उसके रासायनिक कह सकते हैं रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। जैसे बेटा एक आलू ले लो, आलू को रंग दो, लाल रंग से रंग दिया हमने, उसका कलर बदल गया, लेकिन आलू तो आलू ही है ना, वो तो आलू ही है बेटा, वो आलू से कुछ और थोड़ी बना हुआ है, ठीक है। या कोई भी हम पदार्थ ले लें, उसको रंग में बदल दें, उसका साइज, आलू को काट दिया जाए छोटे छोटे टुकड़ों में, तब भी वो आलू आलू ही रहेगा, वो कुछ और नहीं है। उसमें जो अंदर के मटेरियल पाए गए हैं ना, वो अगर बदल जाते हैं तब रासायनिक परिवर्तन होता है। लेकिन अगर उसके अंदर जो मटेरियल भरा है वो वही रहता है, चाहे उसको पीस दो, चाहे उसको कूट दो, चाहे उसको काट दो, कुछ भी कर दो, वो आलू आलू ही कहलाएगा और वो भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। काटना फाड़ना ये सब भौतिक परिवर्तन, इसके फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन ही होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप, फलस्वरूप मतलब जिसके बाद पदार्थ के केवल भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है, यानी रंग, आकार और आकृति में ही परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं बेटा फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन। उसके सेम उल्टा, अब जैसे एक उदाहरण हम लेते हैं भौतिक परिवर्तन का, जैसे बेटा अगर पानी है, बर्फ ले लेते हैं, जैसे बेटा अगर बर्फ है, अगर इसको हम गर्म कर देना तो ये जल में बदल जाएगा, और जल को और गर्म करें तो वाष्प में बदल जाएगा। आप समझ सकते हो, बर्फ है, उसको गर्म किया, जल बन गया, जल को फिर गर्म किया, वाष्प बन गया। लेकिन ये सब क्या है? केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। रासायनिक संगठन में अंदर H2 यह भी है, H2 यह भी है, H2 यह भी है। अंदर का जो मटेरियल जिन तत्वों से मिलकर वो बना है ना, वो नहीं बदल रहे हैं, ठीक है। उनका रासायनिक संगठन H2O2:1 वो नहीं गड़बड़ हो रहा है। तो ये भी भौतिक परिवर्तन ही है। भले से बर्फ से जल बन जाए, जल से फिर भाप बन जाएगा, लेकिन उसके रासायनिक संगठन, जो उसके अंदर के जो अवयव हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनका जो रेशियो है वो नहीं चेंज हो रहा है, वो सेम का सेम बना हुआ है। H2O ये भी है, H2O ये भी है, H2O ये भी है, केवल उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम कहेंगे फिजिकल चेंज, यानी कि भौतिक परिवर्तन। और फिजिकल चेंज में बहुत सारे टीचर ये भी बताते हैं कि इसको पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है। तो ये भी अपने दिमाग में रखिए कि जैसे H2O को फिर ठंडा कर दोगे वाष्प को, तो वाष्प फिर जल में बदल जाएगा, और जल को फिर ठंडा कर दोगे तो ये बर्फ बन जाएगा। यानी जिससे मिलकर बना था फिर उसको बनाया जा सकता है, यानी कि ये रिवर्सेबल है, यानी कि ये वापस आ सकता है, अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ सकता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन नहीं बदलता, केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसको हम कहते हैं बेटा भौतिक परिवर्तन। और साथ ही साथ हमारा दूसरे प्रकार का परिवर्तन है जिसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। तो केमिकल चेंज क्या होता है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो हम कहेंगे कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन ही बदल जाए, उसको हम कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे एक बहुत ही बढ़िया सा उदाहरण हम लेंगे, इसको आप लिख लीजिएगा बेटा जो मैं बोला हूं। अब देखिए रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण लेते हैं बेटा। आप एक लोहा ले लो और इसको कहीं भी बाहर रख दो, ठीक, बाहर रख दो, नमी में, थोड़ा नमी भी रहे, थोड़ा हवा मिले, उसको रख दो। आप देखोगे कि इस पे धीरे 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 जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। जंग लग रहा है अब, ओके। धीरे धीरे ये लोहा बहुत दिनों तक अगर रहेगा तो पूरा जंग में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब ये जंग क्या है? जंग जानते हो क्या है? वो आयरन ऑक्साइड है। क्या है बेटा? यानी कि यहाँ पे आयरन जो लोहा था उसका ऑक्सीजन जो हवा है बाहर में, उससे रिएक्शन हो गया। उससे रिएक्शन होने पे क्या हुआ? वो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, यानी ऑक्सीकरण हो गया, और यूं कह सकते हैं कि वो ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। अब आयरन दूसरा होता है, आयरन ऑक्साइड दूसरा, उसका फार्मूला कुछ और है, उसका फार्मूला कुछ और है, उसकी रासायनिक संगठन कुछ और है, उसकी रासायनिक संगठन कुछ और है। अब ये कहो कि फिर मूर्छा से लोहा बन जाए या जंग से लोहा बन जाए, तो ये संभव है?
एक बार लोहा में जंग लग गया तो जंग हो गया, अब जंग से फिर लोहा बनाओगे तो कभी नहीं बनेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो परिवर्तन केमिकल चेंजिंग होते हैं वो नॉन रिवर्सिबल होते हैं। हालांकि कहीं कहीं अपवाद भी मिलते हैं, हम पूरे 100% इसकी दावा नहीं करते, लेकिन यूं कहा जा सकता है कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक संगठन में ही परिवर्तन हो जाए, ये परिभाषा याद करो। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का रासायनिक संगठन ही बदल जाता है, उसको हम कहेंगे बेटा रासायनिक परिवर्तन। तो ये चीजें समझ में आई, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अभी आगे बहुत सारी बेसिक बातें शेष रह गई, लेकिन क्लास काफी लंबा हो रहा है, हम आज क्लास यहीं बंद करते हैं। इसके आगे अभी हम बेटा पदार्थ के कितनी अवस्थाएं होती हैं, पदार्थ को किन किन भागों में बांटा जा सकता है, ठोस, द्रव, गैस, तत्व, यौगिक, मिश्रण, अगले क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल इस क्लास को यहीं रोकते हैं क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर आप और बोर होगे। तो मिलते हैं कल फिर अगले बेसिक क्लास केमिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।